हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है वो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक, यानी कि अध्याय 1 से अध्याय 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसलिए प्लीज प्यारे बच्चों, आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज उसको बनाने का कोशिश करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं फटाफट से। एक एक करके सारा क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पहला प्रश्न आपके समक्ष में है आपकी स्क्रीन पर, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। पूछा गया, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? अब हम सब जानते हैं हिंदी का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? बातचीत। और बातचीत जो चैप्टर है प्यारे बच्चों ये क्या है? तो यह एक निबंध है, यह एक निबंध है। और बातचीत का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। और यहां पर पूछा गया बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। तो जो भी बी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और बातचीत क्या है? एक निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया क्वेश्चन आपका कि लेखक जो है वो कितनों वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। अब यहां पर कौन सा लेखक की बात हो रही है? तो हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं, यहां पर मालती जी के बारे में बात हो रही है। और हम सब जानते हैं कि मालती जी जो है ये किस कहानी में है प्यारे बच्चों? रोज, है ना। तो रोज क्या है? रोज जो है आपका एक कहानी है। रोज क्या है? एक कहानी है। और रोज के लेखक का नाम है अज्ञे जी। ठीक है, रोज जो कहानी है प्यारे बच्चों इसके लेखक का नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। तो प्यारे बच्चों पूछा गया कि लेखक जो है वो कितने साल के बाद मालती से मिलने आया था? तो हम सब जानते हैं 4 वर्ष के बाद, है ना। तो लेखक जो है 4 वर्ष के बाद अपने दूर की बहन, अपने दूर की दोस्त मालती जी से मिलने के लिए आया था। 4 साल के बाद। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और मालती जी किस कहानी का पात्र है? रोज कहानी। रोज क्या है? कहानी है जो कि लिखा गया है अज्ञे जी के द्वारा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो क्या है? पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो ये बातचीत लिखा गया है ये क्या है? तो हम सब जानते हैं कि ये एक निबंध है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा तो ललित निबंध बिल्कुल राइट आंसर आपका डी हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। जो भी डी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, बालकृष्ण भट्ट जी जो है किस युग के निबंधकार थे? बताइए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम सब जानते हैं बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। आपको पूछ दिया जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के निबंधकार थे? किस काल के? तो काल के बारे में जब भी पूछा जाए तो आप याद रखना कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो आधुनिक काल के निबंधकार थे। और पूछ देगा कि किस युग के निबंधकार थे, तब हम लोग लगाएंगे भारतेंदु युग। तो युग पूछे तो भारतेंदु, और काल अगर पूछे, अगर आपको पूछे कि किस काल के निबंधकार थे, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो आधुनिक काल के निबंधकार थे। ऑप्शन यहां पर आपका बी सही हो जाएगा, भारतेंदु युग। ओके, अगला क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? यानी कि जो मनुष्य बातचीत करता है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो हम सब जानते हैं कि अवाक होकर अपने आप से जो हम लोग बातचीत करते हैं ये मनुष्य का बातचीत करने का सबसे उच्चतम तरीका है। ये किसने कहा था? बालकृष्ण भट्ट जी ने। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर खुद से बातचीत करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अच्छी जो पर्सनल बात है वो कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2 लोगों के बीच, है ना। तो असल बातचीत जो है वो सिर्फ 2 लोगों के बीच होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद मतलब बातचीत। तो बातचीत में प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? आत्मीयता। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो भी इसका सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, एकदम सही आंसर देना आप लोग। ऐसे ही प्यारे बच्चों आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कितने बजे क्लास शुरू होता है? दीपक कुमार, तो 7 बजे शुरू होता है दीपक। ठीक है, थोड़ा सा आज लेट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो 1844, 23 जून 1844 को। तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म है वो हुआ था 23 जून 1844 को। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, संयोगिता स्वयंवर। ये जो संयोगिता स्वयंवर है ये किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, या फिर श्रीनिवास दास की, या मैथिली शरण गुप्त की? तो हम सब जानते हैं कि ये जो है प्यारे बच्चों श्रीनिवास दास की रचना है। तो ये जो आपका संयोगिता स्वयंवर है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका लिखा गया है श्रीनिवास दास जी के द्वारा। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? यानी जब आप बातचीत चैप्टर को पढ़ोगे तो इस चैप्टर के अनुसार प्यारे बच्चों
रस का समुद्र, रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। रस का समुद्र का मतलब हुआ कि जब बातचीत करने लगता है तो फिर बातचीत खत्म ही नहीं होती। तो बताइए किसका बातचीत में ऐसा होता है। तो हम सब जानते हैं दो हम सहेलियों की बातचीत में, यानी कि जब दो सहेली बातचीत करती है तो जब आप देखोगे वो जब बातचीत करेगी तो वो उनका जो है ना बातचीत खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। तो रस का समुद्र किनकी बातों पर उमड़ा चला जाता है, दो हम सहेलियों की बातचीत में, ठीक है। अच्छा, जब दो मूर्खों की बातचीत मत लगा देना, है ना, दो मूर्खों की बातचीत बेवकूफ। चलो, और जो दो बूढ़े के बीच जो बातचीत होती है वह कैसा बातचीत होती है, नए जमाने पर, है ना, हमेशा नए जमाने का बुराई करेगा और अपने जमाने का आदिम युग का वो हमेशा तारीफ करेगा, ठीक है। तो जब दो बूढ़ों की बातचीत होती है वो नए जमाने को लेकर के बुराई करती है, और जब सास की बात होती है तो वो बहू बेटी की बुराई करती है ना। चलो, दो बूढ़ियों की बातचीत में हमेशा बहू बेटी की बुराई होती है। क्या, अगला देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा यहां पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो बुढ़ियों की बातचीत कैसी होती है, तो दो बुढ़ियों की बातचीत हमेशा बहू बेटी की शिकायत में होती है। ओके, अगला देखिए, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। बताइए, हिंदी कहानी में कौन सी कहानी को हम लोग मील का पत्थर के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, वो कहानी है आपका उसने कहा था, यानी कि उसने कहा था जो कहानी है इसको हम लोग मील के पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं, मील के पत्थर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ना। ये जो उसने कहा था प्यारे बच्चों, ये क्या है, तो उसने कहा था ये आपका कहानी है। ये क्या है, कहानी है। और ये लिखा किसके द्वारा गया है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, यानी कि गुलेरी जी के द्वारा ये जो आपका उसने कहा था है वो लिखा गया है। ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12, तेरी कुरमाई हो गई। उसने कहा था कहानी में हम लोग एक लड़का 12 साल जिनका नाम लहना सिंह रहता है और एक लड़की 8 साल की जिसका नाम सुबेदारनी जी रहती है, इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो लड़का होता है लहना सिंह, वो बार बार सवाल करता है तेरी कुरमाई हो गई क्या। तो आपको पूछा गया ये तेरी कुरमाई हो गई ये किस कहानी से संबंध है। तो तेरी कुरमाई हो गई ये प्यारे बच्चों आपका उसने कहा था से संबंध है। ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तेरी कुरमाई हो गई ये कहां से लिया गया है, उसने कहा था से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लड़का बार बार लड़की से कौन सा सवाल पूछता था, तेरी कुरमाई हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 13, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, ये किस कहानी से लिया गया है। तो जैसे बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, वैसे अगर जब आप सेना को नहीं लड़ाओगे तो वो भी बिगड़ जाएगा। ये प्यारे बच्चों आपका जो लिया गया है वो लिया गया है आपका कहां से, उसने कहा था कहानी से। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध का कांटा जो रचना है ये किसके द्वारा लिखा गया है। बुद्ध का कांटा, तो हम सब जानते हैं कि बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था, ये 3 कहानी प्यारे बच्चों लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था और सुखमय जीवन, ये तीनों कहानी लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक है। तो हम सब जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ये 20वीं सदी के प्रमुख लेखक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 16, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। तो अभी हम क्या बताएं, गुलेरी जी टोटल 3 कहानी लिखी। कौन कौन सा, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और आपका उसने कहा था। तो गुलेरी जी कुल कितने कहानी लिखी, टोटल 3। उन्होंने टोटल 3 कहानी लिखा। बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। उसने कहा था जो कहानी है, इसके हीरो, इसके नायक कौन है। तो हम सब जानते हैं वो आदमी के बारे में जो कि प्यार के लिए प्यारे बच्चों अपना जान दे देता है ना। वो प्यार जो उनको मिलता भी नहीं है, लेकिन उनके पति और उनके बेटे की रक्षा करने के लिए वो अपना जान तक दे देता है, वो है लहना सिंह। वो कौन है, लहना सिंह। लहना सिंह क्या थे, तो याद रखिएगा लहना सिंह का जो नंबर है वो 77 था, 77 नंबर था। और लहना सिंह क्या थे, वो एक जमादार के पद पे थे, जमादार। ठीक है, और यहां पर वजीरा सिंह कौन है, तो वजीरा सिंह लहना सिंह का दोस्त है। और वजीरा सिंह क्या था, ये पलटन का विदूषक था। विदूषक, विदूषक का मतलब जो हमेशा हंसाता था, जोक मारते रहता था, है ना। तो पूछा जाता है कि वजीरा सिंह क्या थे, वजीरा सिंह जो कि लहना सिंह का दोस्त था और पलटन का विदूषक था, यानी कि हमेशा सबको हंसाते रहता था, है ना। और बोधा सिंह कौन है प्यारे बच्चों, तो बोधा सिंह जो है ये हजारा सिंह का बेटा है। हजारा सिंह कौन है, तो हजारा सिंह जो है ये सूबेदार है। पूछा जाएगा हजारा सिंह कौन है, तो हजारा सिंह जो है वो सूबेदार के पद पे था। जमादार के पद पे लहना सिंह था। लहना सिंह का नंबर 77। और लहना सिंह जो है इस कहानी की, यानी कि उसने कहा था कि हीरो है, हीरो। ठीक है, बहुत दिमाग था इनका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है।
अब पूछा गया यहाँ पर कौन सा रचना है जो कि गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया नहीं है, तो देखिए सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, ये तीनों कहानी गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये जो हारे को हरिनाम है ये गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी कैसा कहानी है, तो युद्ध की कहानी है, बिल्कुल सही बात है कि युद्ध की कहानी है। दिव्य प्रेम की कहानी, बिल्कुल एक प्यार की कहानी है। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, बिल्कुल लहना सिंह ने अपने प्यार के लिए बलिदान दे दिया। तो इसका मतलब है कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो उसने कहा था जो कहानी है वो सभी है, यानी कि युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, और उन्होंने प्यार के लिए बलिदान दे दिया, यानी कि प्रेम पर बलिदान देने की भी कहानी है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसने कहा था कहानी जो है, इस कहानी में किस शहर के बारे में दिया गया है, किस शहर का चित्रण है। तो हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है, वही शहर अमृतसर जहां पर लहना सिंह और सूबेदारनी जी की पहली बार मुलाकात होता है। जब लहना सिंह 12 साल के थे और सूबेदारनी जी 8 साल की थी, इन दोनों का मुलाकात अमृतसर के बाजार में एक तांगा के नीचे होता है। एक जो तांगा होता है ना, तांगा जो घोड़ा वगैरह, घोड़ा गाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वही घोड़ा गाड़ी के नीचे जो है सूबेदारनी जी आ गई थी, तो लहना सिंह उनको उसी समय बचाया था, उस लड़की को, है ना। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, याद रखिएगा अमृतसर का, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, बताइए। ये जो दल विहीन लोकतंत्र है ये किसके उद्देश्य में है, साम्यवाद का, समाजवाद का, अधिनायकवाद का, या मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का। तो हम सब जानते हैं कि जो दल विहीन लोकतंत्र है ये प्यारे बच्चों मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। 21 का बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, क्या बात है, ऐसे ही आंसर देना, बिल्कुल सही जवाब आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को प्यारे बच्चों हम लोग लोकनायक के भी नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि बताइए लोकनायक के नाम से किन्हें जाता है, किन्हें जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को हम लोग जेपी के नाम से भी जानते हैं, जेपी। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, बाउल। जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था, बाउल। और यहां पर जो है हम लोग जो हिंदी में एक चैप्टर पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। चैप्टर का नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति। तो ये जो संपूर्ण क्रांति है, सबसे पहला सवाल, ये संपूर्ण क्रांति क्या है, तो ये संपूर्ण क्रांति आपका भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण है जो कि किसके द्वारा दिया गया है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। पूछा गया जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या है, तो जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम है बाउल। ऑप्शन सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों यहाँ की जनता को जाना है, अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ये बात किसने कहा था प्यारे बच्चों, तो ये बात कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, है ना। भारत के पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को मत कह देना। क्या याद है कौन, एक हीरोइन है, एक्ट्रेस है, जो क्या कही थी कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, सुभाष चंद्र बोस। ये गलती मत कर देना आप लोग, ठीक है। आप लोग क्या कहोगे कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू। कंगना रनौत, बिल्कुल कंगना रनौत कही थी कि भारत का पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस है। बताओ किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो हम सब जानते हैं दिनकर जी जिनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया, किस अस्पताल में प्यारे बच्चों, तो विलिंगडन नर्सिंग होम, है ना। विलिंगडन नर्सिंग होम, इस हॉस्पिटल में दिनकर जी का मृत्यु हो गया था, देहांत हो गया था। 24 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। दिनकर जी जो है ये बहुत अच्छे दोस्त थे जयप्रकाश नारायण जी का, ठीक है। कंगना थी सर, बिल्कुल वो कंगना थी, है ना। पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस। क्या अगला देखो, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो आप सबको पता है जयप्रकाश नारायण जी जो बचपन में वो जो है स्वामी सत्यदेव जी का भाषण से, याद रखिएगा स्वामी, नाम ध्यान से पढ़िए, स्वामी सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव। तो प्यारे बच्चों स्वामी सत्यदेव जी जो है भाषण दे रहे थे, तो इन्हीं के भाषण में जयप्रकाश नारायण जी सुना था कि अमेरिका में जाकर के बच्चे काम करके भी पढ़ सकते हैं। तो अमेरिका में जो बच्चे हैं वो काम करके भी पढ़ सकते हैं। ये बात जैसे ही जयप्रकाश नारायण जी ने स्वामी सत्यदेव जी का मुंह से सुना, उनके बाद वो अमेरिका चले गए और फिर उनको अमेरिका का दलाल कहा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया, अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा गया, और अमेरिका जाने वाली जो बात है वो किसके भाषण में सुना था, स्वामी सत्यदेव जी के भाषण में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर, यानी जयप्रकाश नारायण जी का हेल्थ पर जो डॉक्टर निगरानी रखता था, वो डॉक्टर का क्या नाम है, तो प्यारे बच्चों वो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर रहमान।
यानी जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर जो डॉक्टर निगरानी रखता था वो डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर रहमान। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नो डाउट आप लोगों का आंसर बहुत ही गजब आ रहा है, ऐसे ही आंसर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी आईएससी की परीक्षा कहां से पास किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और देखिए आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, बिहार विद्यापीठ। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी जिन्होंने पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया था संपूर्ण क्रांति, तो वो जो है आईएससी यानी कि वो साइंस के स्टूडेंट थे, तो आईएससी की जो एग्जाम है वो बिहार विद्यापीठ से पास किए थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। नारी और नर एक ही द्रव्य की धली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है। नारी और नर एक ही द्रव्य की दो प्रतिमाएं हैं, ये प्यारे बच्चों किस पाठ से लिया गया है। तो हम सब जानते हैं वो चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है, इस चैप्टर में नर और नारी दोनों को समान दिखाया गया है। और इस चैप्टर में हम लोगों को सिखाया गया है कि अगर नर के अंदर में नारी का गुण आ जाए या नारी के अंदर में नर का गुण आ जाए तो ये कोई दोष नहीं है, कोई कमी, कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये और भी अच्छा चीज है। तो अर्धनारीश्वर चैप्टर में प्यारे बच्चों नारी और नर को एक ही द्रव्य के यानी कि एक ही सिक्का का दो पहलू बताया है। तो एक ही द्रव्य की दो प्रतिमाएं जो है, ये किस कहानी की ये जो पंक्ति, ये जो लाइन है, ये किस पंक्ति से लिया गया है। तो ये प्यारे बच्चों लिया गया है अर्धनारीश्वर से। अर्धनारीश्वर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धनारीश्वर भी निबंध है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। बताइए, दिनकर जी जो कि अर्धनारीश्वर के लेखक है ना, तो बताइए इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो इनको दिया गया था पद्म भूषण। तो दिनकर जी को प्यारे बच्चों पद्म भूषण, रामधारी सिंह दिनकर, इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। 29 का बिल्कुल राइट आंसर, जो भी बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन यहां पर आपको पूछा जाता है कि दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों, जो अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को ही हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, दिनकर जी कहते हैं। और ये दिनकर जी कौन है, ये वही दिनकर है जिनकी विलिंगडन नर्सिंग होम में हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुआ था, और ये जयप्रकाश नारायण जी के दोस्त थे। अर्धनारीश्वर जो है ये क्या है, तो अर्धनारीश्वर प्यारे बच्चों यहां ये निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, एक निबंध है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। तो ये भी याद रखिएगा, शंकर और पार्वती है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर क्या है। तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर जो है ये शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। कौन सा रूप है, कल्पित, यानी कि ऐसा कल्पना किया गया है, हकीकत में ऐसा नहीं है। और ये क्यों किया गया था, ताकि नर और नारी को समान दिखाया जाए। लड़का जितना काम कर सकता उतना लड़की, जितना लड़की कर सकते उतना लड़का, यानी लड़का और लड़की, स्त्री पुरुष, इन दोनों को समान दिखाने के लिए अर्धनारीश्वर की रचना रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा किया गया था। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो हम सब जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है अर्धनारीश्वर। उसने कहा था लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। तो यहां पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। आप बताइए, दिनकर जी का जन्म बिहार का कौन सा जिला में हुआ था। तो हम सब जानते हैं दिनकर जी का जन्म बिहार का बेगूसराय जिला में हुआ था। 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का क्या नाम था प्यारे बच्चों। तो रामधारी सिंह दिनकर, इनके पिता का नाम था रवि सिंह। तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जो कि अर्धनारीश्वर के लेखक है, इनके पिताजी का नाम था रवि सिंह। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, यानी दिनकर जी जो पहला काव्य पुस्तक लिखा था वो किताब का नाम क्या है, वो पुस्तक का नाम है प्रणभंग, है ना। तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम है प्यारे बच्चों प्रणभंग। क्या नाम है, प्रणभंग। 34 का राइट आंसर, जो भी डी लगा रहे हैं बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो दिनकर जी की जो पहली कविता है वो प्रकाशित हुई थी छात्र सहोदर पत्रिका में। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हमने पढ़ा कि हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट जी कौन सा पत्र निकाला था, हिंदी प्रदीप। तो वैसे ही दिनकर जी जो पहली कविता प्रकाशित किया था वो किस पत्रिका में, तो प्यारे बच्चों छात्र सहोदर। तो दिनकर जी पहली कविता छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित किए थे। ऑप्शन यहां पर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। दिनकर जी की पहली कविता जो प्रणभंग था, इसको कब प्रकाशित किया गया था, इसको कब लोगों के सामने लाया गया था। तो प्यारे बच्चों 1925 में।
तो दिनकर जी की पहली कविता जो है ये कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में। 36 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो यहां पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है उर्वशी, है ना। तो ये जो उर्वशी है प्यारे बच्चों, ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। ऑप्शन यहां पर सी आपका 37 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 38, निम्न में से जो कहानी है गैंग्रीन, ये गैंग्रीन प्यारे बच्चों क्या है? ये एक बीमारी है। कौन सी बीमारी? तो गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है। जो लोग पहाड़ में रहते हैं तो उनको कांटा चुभ जाता था, और कांटा चुभ जाने की वजह से वो कांटा को छोड़ देते थे, और कांटा को छोड़ देने की वजह से धीरे धीरे घाव बनता था, और ये घाव एक बार इतना बड़ा हो जाता था कि पैर को काटना पड़ता था। इसी बीमारी को कहते हैं गैंग्रीन। तो प्यारे बच्चों बताइए, ये गैंग्रीन बीमारी किस कहानी में देखने को मिला? तो रोज कहानी में। रोज कहानी के बारे में पता ही है कि रोज कहानी के लेखक कौन है। तो अभी हम बताए थे कि रोज कहानी के लेखक है अज्ञे जी। अज्ञे जी जो कि इनके राइटर है, जो कि इनके लेखक है। और रोज कहानी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? मालती जी के बारे में पढ़ते हैं। मालती जी, मालती जी का जो पति है इसका नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों मालती जी का जो पति रहता है इनका नाम है, मालती जी का पति का नाम है महेश्वर। क्या नाम है? महेश्वर। और मालती जी का जो एक बेटा होता है उसका नाम क्या है? तो मालती जी का प्यारे बच्चों एक बेटा होता है जिसका नाम है टीटी, जो कि हमेशा रोता रहता है, दुबला पतला है, और बहुत ही दुबला पतला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा गया कि गैंग्रीन का जो उल्लेख है ये किस कहानी में है? ये रोज कहानी में है। रोज क्या है? रोज एक कहानी है, और ये रोज कहानी के लेखक अज्ञे जी है। रोज कहानी में मालती जी, महेश्वर और उनके बेटा टीटी, ये लोग मुख्य पात्र है। अच्छा, महेश्वर जो है ये क्या रहते हैं? तो महेश्वर एक डॉक्टर रहता है, डॉक्टर, जो कि मालती जी का पति का नाम है। ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 39, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो हम सबको पता है कि मालती जी जो है वो रोज कहानी का पात्रा है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? बताइए, रोज कहानी में किसने पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो ये बात उनके दूर के दोस्त जिनका नाम था अज्ञे जी, उन्होंने ही पूछा था। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वो कौन था? लेखक। तो रोज शीर्षक कहानी में लेखक ने पूछा मालती जी से कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, है ना। वो लड़की जो हमेशा चंचल, मुस्कुराती थी, हंसती थी, खेलती थी, लड़ती थी, लेकिन शादी के बाद उनकी जीवन पूरे तरीके से बदल गया है। ये जितना भी चैप्टर हम बोल रहे हैं, रोज, अर्धनारीश्वर, संपूर्ण क्रांति, बातचीत, उसने कहा था, ये सब हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी का लिंक मिलेगा, वहां से सारा वीडियो को एक तरफ से देख लेना, पूरा लेक्चर आपका कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, सदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी गई कौन सी कहानी है? तो सदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, जिनको शॉर्ट में कहते हैं, इनके द्वारा लिखा गया कहानी है प्यारे बच्चों रोज। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 42, अज्ञे मूलतः क्या है? तो अज्ञे जी जो है एक कहानीकार है, ये कहानी लिखते थे, तो ये क्या है? एक कहानीकार है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अज्ञे जी ने इंटर कहां से किया था? इंटर पास वो कहां से किए थे? तो वो इंटर कहां से किए थे? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से या पंजाब कॉलेज से? राइट आंसर आपका क्या मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज हो जाएगा 43 का? बताओ आप लोग। बिल्कुल, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अज्ञे जी जो है इंटर पास किए थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। बिल्कुल, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1932 में। तो बताइए प्यारे बच्चों, अज्ञे जी की जो पहली कहानी है वो कब प्रकाशित हुई थी? बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि अज्ञे जी की जो पहली कहानी है वो 1924 में प्रकाशित हुई थी। अज्ञे जी जो कि 10 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। कितने साल? 10 साल। और अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1924 में। ऑप्शन बी 44 का सही हो जाएगा। जो भी 44 का बी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महेश्वर जो कि डॉक्टर रहता है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो महेश्वर की जो पत्नी है इनका नाम है मालती जी। इनका नाम क्या है? मालती जी। तो याद रखिएगा, रोज कहानी में जो डॉक्टर का पात्र है वो कौन है? महेश्वर। और मालती जी ये भी पात्र है। तो पूछा गया कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती जी। वेरी गुड। अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, पहले ये जो रोज हम लोग अभी पढ़ते हैं ना, रोज जो पढ़ते हैं, तो ये रोज को नाम पहले क्या था? पहले ये रोज का नाम गैंग्रीन था। तो पूछा गया अज्ञे जी की कौन सी कहानी को पहले गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध था, यानी कि पहले जो चैप्टर का नाम था वो गैंग्रीन था। पहले हेडिंग शीर्षक क्या था? गैंग्रीन। तो अज्ञे जी की जो रोज कहानी है, इस कहानी का पहले नाम था गैंग्रीन, बाद में इसको कर दिया गया रोज, क्योंकि इस कहानी में हम लोग एक वो लड़की के बारे में पढ़ते हैं जो रोज घर में अकेले बैठी रहती है और रोज वही काम को करती है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं।
तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज की जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पर जो है ये रोज जो कहानी है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आपको जो है हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक हम आपको पूरा लाइन बाय लाइन चैप्टर, लाइन बाय लाइन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। अगर आप मान लो कोई भी लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी का लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। अगर आप फिर भी देखने नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च करना। कैसे सर्च करोगे, देखो आप लिखना 12th हिंदी, क्या लिखोगे 12th हिंदी चैप्टर 1, ऐसे लिखना 12 हिंदी चैप्टर 1 बाय तनु क्लासेस। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लिखोगे तो आपके सामने वीडियो जो है वो नंबर 1 पे आ जाएगा, ठीक है। या चैप्टर 2 पढ़ना है तो 12 हिंदी चैप्टर 2 बाय तनु क्लासेस, चैप्टर 3 पढ़ना है तो 12 हिंदी चैप्टर 3 बाय तनु क्लासेस, ओके। और हम सब्जेक्टिव पढ़ना है तो 12 हिंदी चैप्टर 3 सब्जेक्टिव बाय तनु क्लासेस, 12 हिंदी चैप्टर 4 ऑब्जेक्टिव बाय तनु क्लासेस। इस तरीके से जो है प्यारे बच्चों आपको अपना सारा हिंदी का चैप्टर को कंप्लीट करना है। हम लोग अच्छे से पढ़ा दिए, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के व्याकरण सारा चीज इंग्लिश वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आज का क्लास कैसा लगा ये आप लोग जरूर बताइए, मजा आया कि नहीं आया, क्या इस तरह का और भी क्लास लाना चाहिए आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। एंड पूरी तैयारी करने के लिए प्यारे बच्चों आप जो है तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। कौन सा ऐप है, ऐप का नाम है प्यारे बच्चों तनु क्लासेस है। तो अगर आप चाहते हैं पूरी तैयारी करना, अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है ना, आप क्या करिए तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपकी पूरे तरीके से पढ़ाई होती है। तनु क्लासेस ऐप, इसको आप कहां से डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर से, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं 8709100975। और टेलीग्राम वगैरह का लिंक दिया हुआ उसमें भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह मिलता है। और बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। रोज आपकी शाम 7 बजे क्लास होती है, तो शाम 7 बजे के लिए आप तैयार रहिए, है ना। शाम 7 बजे रोज आपकी क्लास होती है, इस टाइम पे आपको जुड़ जाना है। इसी टाइम पे बहुत अच्छे से बढ़िया से आपको पढ़ाया जाता है, हिंदी इंग्लिश कंप्लीट कराया जाता है प्यारे बच्चों। और बाकी जो सारा सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो इस ऐप को डाउनलोड करके इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।